जब जहाँ जहाँ पर आपकी सरकार बनती है, चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कंडक्ट कराता है, लेकिन जहाँ पर आपको हार का अंदेशा होने लगता है, वहाँ पर ईवीएम दोषी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये हम नहीं कह रहे। दूसरा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई भी बोल रहे हैं कि मोदी का विरोध करते करते हम लोग देश का विरोध करने लगे। गुलशन का जिक्र किया तो सीसी साहब भी तो यही कहते हैं कि गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की कौन बात करता है। ये बात देश की जनता तय करेगी कि माली बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। राम राम दोस्तों, आज की हमारी डिबेट वीडियो विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों पर होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। जब जहाँ जहाँ पर आपकी सरकार बनती है या आपके गठबंधन की सरकार बनती है, वहाँ पर चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कंडक्ट कराता है। बात तो सही है। जहाँ पर आपको हार का अंदेशा होने लगता है, वहाँ पर ईवीएम दोषी हो जाती है। वहाँ पर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। चुनाव आयोग की 100 खामियां। अच्छा बताइए, जयराम रमेश देने वाले हैं क्या उन 150 कलेक्टर्स के सबूत जिनको अमित शाह ने फोन किया? देने वाले हैं क्या वो? आप मुझसे नाम पूछ रही हैं? किनको? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या वो इसके सबूत देने वाले हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मैं बताती हूँ पूर्णिमा मिश्रा जी, अगर वो सबूत दे देंगे तो देश को एक और लोया मिल जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा डीएम अगला लोया बन जाए इस देश में, इसलिए जहाँ पे जानकारी पहुँचानी है वहाँ पहुँचाएंगे। आपको नहीं देंगे? अच्छा, आप हमको अरे जहाँ देना है वहाँ दे दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि हम तो मांग भी नहीं रहे, हम तो मांग भी नहीं रहे, लेकिन जहाँ देना है वहाँ तो दे दीजिए। डेडलाइन खत्म होने वाली है, 50 मिनट भी नहीं बचे। देश को दूसरा लोया नहीं देंगे हम। अरे मैं कह रही हूँ 50 मिनट भी नहीं बचे, देना है तो जहाँ देना है वहाँ दे आए ना। 50 मिनट नहीं बचे हैं या 2 मिनट नहीं बचे, चर्चा इस पे मत कीजिए। अरे मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ प्रियंका कुशवाहा कि हर बात पर आपको लगता है कि चुनाव आयोग दोषी है। अरे आपको अपनी मेहनत पर यकीन है ना? आपने जो किया उस पर यकीन है ना? अभी भी आप कह रहे हैं 295 प्लस आप जा रहे हैं ना, तो फिर ये संदेह पैदा करने की क्या वजह है? मैं नहीं बताऊंगा। नैरेटिव पहले आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला, फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। कौन सा नैरेटिव? कौन सा नैरेटिव पूजा जी? आपको नहीं पता? मेरा नाम पूजा नहीं है, अमृता जी। अमृता जी, मेरा नाम पूजा नहीं है। आप प्रियंका है, मैं पूर्णिमा हूँ, और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूँ जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? क्या विपक्ष नहीं लगता? कभी-कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द कैसे शब्द कहाँ बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल। आप किसकी गोदी में बैठती हैं प्रियंका कुशवाहा? किसकी गोदी में बैठती हैं आप? गोदी में कंसीडर करती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसीडर करती हैं? आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं, और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसीडर करते हैं? थोड़ा शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती है ये बताइए ना। आप किसकी गोदी में बैठती है? हाँ या ना? करती है? अरे आप किसकी गोदी में बैठती है ये बताइए ना मुझे। खुद गोदी मीडिया में कंसीडर करती है? आप किसकी गोदी में बैठती है? और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं। आप किसकी गोदी में बैठती है पहले ये तय करिए। फराज किदवई आपको चर्चा में लाते हुए, फराज किदवई ये समझाइए मुझे जरा। और मेरा वही सवाल है आज कि क्यों? नतीजे आने दीजिए। चुनाव आयोग ने अपना काम किया। चुनाव आयोग ने बखूबी एक सबसे लंबे चुनाव को कंडक्ट करवाया और इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए वोटर्स के लिहाज से फराज किदवई। लेकिन सबूत देने के नाम पर फिर पूरा विपक्ष पीछे हट जाता है। लेकिन सिर्फ बयान देना हो या एक्स पर कुछ लिखना हो ट्विटर पर तो खटाखट लिख दिया जाता है। और अभी तो रुको, सबसे आसान है क्योंकि वो। पूर्णिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, विपक्ष ने कोई आरोप नहीं लगाए हैं। आरोप जो है वो सिद्ध हुए हैं जब चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शंस हुए थे। जैसे हमारी बहन अभी प्रियंका कुशवाहा जी ने बताया, और उस मेयर इलेक्शन में थैंक्स टू द बैलेट पेपर्स एंड थैंक्स टू द सीसीटीवी कैमरा, जिस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये हम नहीं कह रहे। ठीक है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई भी बोल रहे हैं कि मोदी का विरोध करते करते हम लोग देश का विरोध करने लगे। देखिए, ये बहुत ही आपत्तिजनक चीज। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि आपको हस्तक्षेप करना है। क्या विपक्ष देश का विरोध कर रहा है? क्या विपक्ष देशद्रोही है? मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं?
मुझे तो इस पर एक उस्मान मिनाई का बड़ा अच्छा शेर याद आ गया, पूर्णिमा जी सुनिएगा, कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता, इंसान अगर हो तो हर एक जुल्म को कुचल दो, गुलशन को बचाना है तो माली को बदल दो। अच्छा, ये हुआ कि अगर हम माली के ऊपर कोई आपत्ति कर रहे हैं कि तुम गुलशन को ठीक से देख नहीं रहे हो, तो हम गुलशन के विरोधी हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, और इनके जो अलाई हैं या इनके जो चाहने वाले हैं वो कह सकते हैं कि बहुत ही आपत्तिजनक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि 2014 के बाद से ईवीएम को हैक करने का विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया। 2014 के बाद से हमने ईवीएम को हैक करने का रोना नहीं शुरू किया है, 2014 के बाद से लोकतंत्र हैक होने लगा है। सॉरी पूर्णिमा जी, अगर मान लीजिए विपक्ष ये कह रहा है कि हम पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएं, अगर हम ये बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि मई 2019 का जो लेटर था उसमें जो रूल 54A था ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 जो कि कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर को पहले पोस्टल बैलेट से डील करना चाहिए, तो क्या इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है? इसमें विपक्ष कोई हंगामा जो तमाम बातें कर रहे हैं, मैं सारे पॉइंट्स ले रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी मानती हूँ कि जब चुनावी प्रक्रिया होती है तो वो पारदर्शी होती है। आपके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हर जगह रहते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक पार्टी के मौजूद रहते हैं। जब ईवीएम खुलती है, जब बैलेट पेपर काउंटिंग होती है, ऐसा होता है। स्ट्रांग रूम खुलता है तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जब ईवीएम सबमिट होती है तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जब काउंटिंग होती है तो बाकायदा स्क्रीन पर सब कुछ डिस्प्ले होता है। ऐसा ही पकड़ा है। मैं उस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही हूँ, और क्योंकि आपने गुलशन का जिक्र किया तो सीसी साहब भी तो यही कहते हैं कि गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की कौन बात करता है, लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, तुम्हारी बात कौन करता है? प्रमोद स्वामी जी जवाब दीजिए। पूर्णिमा जी, किदवई साहब ने कहा कि गुलशन को बचाना है तो माली को बदल दो। माली बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा ये तो कल फैसला हो जाएगा। और उन्होंने एक शेर सुनाया तो इनको एक शेर मैं भी सुनाना चाहता हूँ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जबकि दौरे दुश्मन रहा है जमाना हमारा। ये बात देश की जनता तय करेगी कि माली बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। बात तो सही है। और आपने कहा कि मैंने जो डेमोक्रेसी में जो सत्तारूढ़ दल का विरोध करता है वो भारत का विरोध नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, सत्तारूढ़ दल का विरोध करना भारत का विरोध नहीं है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना, एयर स्ट्राइक का विरोध करना, वैक्सीन का विरोध करना, ईवीएम का विरोध करना, इलेक्शन कमीशन का विरोध करना, कलेक्टरों के ऊपर सवाल उठाना, उनकी निष्ठा पे सवाल उठाना। क्या सेना पर सवाल उठाना सही है? अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।